हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने 2016 का संस्कृत का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। ठीक है, हमारी प्रश्न पत्र संख्या क्या है? हमारे पेपर की प्रश्न पत्र संख्या है 7वां प्रश्न पत्र। और क्या है? सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत सब्जेक्ट। क्या है? संस्कृत सब्जेक्ट। और आज हम 2016 का फर्स्ट पेपर को देखेंगे, क्योंकि 2016 में आपके जो पेपर हुए थे वो दो हुए थे। ठीक है, एक बार पहले हुआ था, एक उसके बाद हुआ था। ठीक है, दो पेपर मतलब दो हुए थे, उसमें दो बार पेपर हुए थे। तो इसमें दो देख लेते हैं कि पेपर आपका किस प्रकार से होता है और कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो आपका पेपर 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको टाइम पीरियड मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको 25 मार्क्स का पेपर करना होता है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या होती है 18। कितनी होती है? क्वेश्चनों की संख्या होती है 18। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली, जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और यह फ्री बैच जो है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, अभी हम स्लो चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी आपका पेपर का भी अभी कुछ पता नहीं है कि पेपर कब होगा, किस समय होगा। ठीक है, कौन से मंथ में होगा, अभी कुछ नहीं पता है। इसीलिए हम धीरे धीरे सिलेबस को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, इससे हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपका अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की हिंदी की क्लास होती थी, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम ने करा दिया है। उनकी नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे, बाल विकास की क्लास, यानी कि आपके फर्स्ट पेपर की क्लास। नेक्स्ट होती है हमारी क्लास शाम को 3 बजे। शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट को। और शाम को 4 बजे होती है हमारी संस्कृत सब्जेक्ट की क्लास। किसकी? संस्कृत सब्जेक्ट की क्लास। संस्कृत में हमारा सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसमें 2 चैप्टर बचे हैं। एक चैप्टर है हमारा श्लोक का और दूसरा चैप्टर है हमारा उसकी संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। किसकी? संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, तो इसमें 2 चैप्टर हमारे बचे हैं संस्कृत में। और आज हम 2016 फर्स्ट का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इससे पहले मैंने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ संस्कृत डीएलएड प्रशिक्षु बैच के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने विस्तार पूर्वक पूरा कोर्स कराया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी शाम को 3 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया है। अभी हम ये क्लासेस जो है वो थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी आपका एक पेपर दो आपके पेपर हुए हैं, 2015 का और 2016 का हमने पेपर कराया है कंप्यूटर में। और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ाया है। अगर आपने मेरा नहीं देखी है, अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है, तो आप क्लास हमारे यूट्यूब चैनल या फिर हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, जो आपको बेसिक से मैथ करा रहे हैं और कंप्लीट मैथ करवाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल। यह फ्री बैच कैसा है? यह फ्री बैच हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लासेस से जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। अब हम क्लास की पीडीएफ के बारे में देख लेते हैं। तो क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एग्जाम ओनली के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा पेपर है 2016 का पेपर। किसका? 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विसंग का विसंग शब्द का अर्थ है। विसंग शब्द का
अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसंग का अर्थ होता है चेतनाहीन। कैसा? चेतनाहीन। ठीक है, तो विसंग का अर्थ क्या होता है? चेतनाहीन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। किसमें? धेनवा शब्द में लिंग शब्द के धेनवा शब्द में लिंग वचन और विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धेनवा शब्द में स्त्रीलिंग एक वचन व तृतीय विभक्ति है। क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन व तृतीय विभक्ति है। विभक्ति का चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। विभक्ति का चैप्टर मैंने आपको अपनी क्लासेस में करा दिया है। मैंने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक और याद करवाया है उसमें विभक्ति को, तो आप हमारी विभक्ति वाली क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो इसमें कौन सा वचन निहित है? तो इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों वचन निहित हैं। क्या है? दोनों वचन निहित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है स्था स्थ। स्था स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्था स्थ शब्द में धातु पुरुष और वचन है। स्था स्थ शब्द में धातु पुरुष और वचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्था मध्यम पुरुष बहुवचन। स्था धातु, इसमें कौन सी धातु है? इसमें धातु है, स्था धातु है, मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, और बहुवचन है। क्या है? और बहुवचन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे। हम सब पाठ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयम पाठम पठिष्यामा। क्या है? वयम पाठम पठिष्यामा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 है हमारा अति लघु उत्तरीय में। अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चिक्रोड़ा, मकरा, सारिका, मराल, शशका शब्दों में किन्हीं दो शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि चिक्रोड़ा है, मकरा है, सारिका है, मराल है, शशका, इन सब में हमें, इन सब संस्कृत वाक्यों के हमें हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो चिक्रोड़ा किसे कहते हैं? चिक्रोड़ा, संस्कृत के चिक्रोड़ा शब्द को कौवा कहते हैं। कौवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कौवा को संस्कृत में कहते हैं चिक्रोड़ा। इसी प्रकार से मकरा, मकरा किसको कहते हैं? घरियाड़ को कहते हैं। इसी प्रकार से मकरा किसको कहते हैं? मकरा किसको कहते हैं? मकरा कहते हैं घरियाड़। मकरा किसको कहते हैं? मकरा किसको कहते हैं? घड़ियाल को कहते हैं। सारिका मैना को कहते हैं। मराला हंस या बत्तख को कहते हैं। और शशका किसको कहते हैं? शशका कहते हैं खरगोश को। खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? शशका कहते हैं। हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? मराला कहते हैं। सारिका किसको कहते हैं? मैना को कहते हैं। मकरा घड़ियाल को कहते हैं। और चिक्रोड़ा किसको कहते हैं? कौवा को कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की इनकी संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चाहिए के योग में किस प्रकार का अलंकार प्रयोग किया गया है? चाहिए के योग में किस प्रकार का लकार प्रयोग किया जाता है? तो चाहिए के योग में कौन सा लकार प्रयुक्त किया जाता है? तो चाहिए के योग में विधिलिंग लकार, कौन सा? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो पितरी क्या है? ये पितृ धातु के क्या है? रूप हैं। ये पितृ धातु के विभक्ति रूप है। तो पितरी शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो पितरी शब्द में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति इसमें निहित है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लट लकार में किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान काल के लिए करते हैं। लट लकार भूतकाल के लिए करते हैं और लिट लकार किसको करते हैं? भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोन विशंति। क्या कहते हैं? एकोन विशंति या फिर ऊन विशंति। क्या कहते हैं? एकोन विशंति या फिर ऊन विशंति। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने आपको गिनती में पढ़ाया था, गिनती मैंने आपको लिखकर पढ़ाया था, उसकी हम एक क्लास और ले लेंगे, उसको हम पीपीटी के थ्रू पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा और वो अच्छा भी आपको, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए करते हैं? तो संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति को। किसको करते हैं? चतुर्थी विभक्ति के लिए। किसके लिए? चतुर्थी विभक्ति के लिए। हम कारक को देख लेते हैं। कारक रूप हमारे क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान अपादान। ठीक है, अभी हम इन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? कारक शब्द में क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? ने आती है। कर्म में आती है को, कर्म में क्या आती है? को। करण क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान किसके लिए आती है? को के लिए आती है और के लिए आती है। किसके लिए आती है? के लिए आती है। तो 1 2 3 और ये क्या है? चौथा। क्या है? चौथा कारक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगी संप्रदान कारक को प्रयुक्त किस विभक्ति करते हैं? चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक, और इसमें क्या होता है? ये प्रयोग की जाती है को और के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें वचन की डेफिनेशन लिखनी है और आप छोटे बच्चों को किस प्रकार से वचन को सिखा सकते हैं वो हमें उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे बालका पठती। क्या है? बालका पठती। तो इसमें क्या है? इसमें एक वचन है। कौन है? यानी कि बालक पढ़ रहा है। क्या है? बालक पढ़ता है। ठीक है, तो बालका पठती। और दूसरा क्या है? दूसरा है बालकाम पठन्ति। बालकाम पठन्ति। तो ये क्या है? ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन का रूप है। मैंने आपको क्रिया के रूप बताए थे कि ती ता अंति। तो ती किसके लिए करते हैं? एक वचन को। ता करते हैं द्विवचन को। और अंति किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो अंति का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि यहाँ बालक शब्द में एक बालक का बोध है, जबकि बालका शब्द में एक से अधिक बालकों का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वचन के भेद। वचन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा क्या है? बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन होते हैं 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहला है एक वचन। तो पहला क्या है? एक वचन। एक वचन क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक वचन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे छात्रा है, बालका है, थैला है, बालिका है, वृक्षा, सिंहा, पुस्तका, मूसकम, कलम क्या है, तो ये सभी क्या है, फलम है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी एक वचन के ही रूप हैं। क्या है, ये सभी एक वचन के ही रूप हैं, जैसे कि छात्रा है, बालिका है, थैला है, कलम है, फलम है, तो ये सभी क्या हैं, एक वचन रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्विवचन। नेक्स्ट क्या है, द्विवचन। द्विवचन क्या है कि जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है, जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालकौ, छात्रौ, फले, आवाम, युवाम, वृक्षी, मातरो, नखची, ठीक है, राजनौ, लते, रामा इत्यादि। ठीक है, तो द्विवचन में क्या होता है, बालकौ, जैसे बालकौ है, छात्रो है, फले है, तो ये सभी क्या है, ये सभी द्विवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बहुवचन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, बहुवचन। बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक संख्या का बोध हो, किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति की एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छात्रा है, बालका, वयम, यूयम, रामा, कवय, भानवा, लता, लधन, क्या है, राजना, पितर, मातर, फलानी, पुस्तकानी इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन के ही रूप हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो आंसर देखते हैं कि आदर्श वाचन आखिर होता क्या है। तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन, किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन क्या कहलाता है, आदर्श वाचन कहलाता है। क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के रूप में आदर्श रूप में होता है। इसमें क्या होता है, आदर्श वाचन में क्या होता है, आदर्श वाचन वो होता है जब क्लास में शिक्षक जो है आपको पढ़ाती है, आपको जिस वाचन का प्रयोग करती है, तो वह आदर्श वाचन होता है। और उसी वाचन का अनुकरण करके बच्चे क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। क्या करते हैं, उसको दोहराते हैं। तो वो कौन सा वाचन कहलाता है, तो वो वाचन कहलाता है अनुकरण वाचन। क्या कहलाता है, अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन क्या है कि शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन है, क्योंकि ये बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः शिक्षक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखने हेतु बालक वाचन करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, सुंदर वाचन में ध्यान देने हेतु क्या करना चाहिए, योग्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चा, आप जो बोलते हैं वही बच्चा सीखता है। ठीक है, जिससे बालक को वाचन हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जिससे वाचन से क्या हो, बच्चे को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां हैं, क्या है, अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में गलतियां यानी कि त्रुटियां हैं और वाचन के घटकों का शिक्षक ध्यान नहीं रखता है, तो क्या होगा, वह आदर्श वाचन नहीं कहलाएगा। क्या, वह आदर्श वाचन नहीं कहलाएगा। आदर्श वाचन क्या होता है कि वह वाचन जो शुद्ध और स्पष्ट हो, जिसमें कोई भी त्रुटियां निहित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा और छात्र और वाचन के घटकों का ध्यान रखने हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, मतलब इसीलिए आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदर्श वाचन में कोई भी त्रुटि नहीं करेगा। जो शिक्षक है वो कोई भी त्रुटि नहीं करेगा और वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वह बालकों के सामने अपने वाचन को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आदर्श वाचन। अब हम ये देख लेते हैं कि अनुकरण वाचन क्या होता है। तो अनुकरण वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, छात्रों के द्वारा किया जाता है। जब टीचर आदर्श वाचन, अध्यापक जो है वो आदर्श वाचन कर देता है, उसके बाद जब बच्चे उसी के वाचन को दोहराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अनुकरण वाचन। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अनुकरण वाचन। आगे देखते हैं कि अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरणीय वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार ही क्या करते हैं,
बोलने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको यही बताया कि जब टीचर बोल देता है, टीचर ने अपना वाचन संपन्न कर लिया, उसके पश्चात जब वाचन बच्चे करते हैं तो उसी वाचन को क्या कहते हैं, उसी वाचन को अनुकरण वाचन कहा जाता है। अनुकरण वाचन के कितने 2 भेद होते हैं, पहला है व्यक्तिवाचक और दूसरा है संवेदवाचक। क्या है, पहला है व्यक्तिवाचक और दूसरा है संवेदवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे आदर्श वाचन की विशेषताएं क्या है। आदर्श वाचन की विशेषताएं, ठीक है, तो पहला है शुद्ध उच्चारण। पहला क्या है, शुद्ध उच्चारण। शिक्षक को शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और सही ढंग से करना चाहिए। शिक्षक को शब्दों का उच्चारण सही व स्पष्ट रूप से करना चाहिए, जिससे बच्चे उसको सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उचित वाचन। नेक्स्ट क्या है, उचित वाचन। वाचन को उचित गति और स्वर के साथ किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को ये समझ में आए कि वे प्रभावित हों, उन्हें समझ में भी आए। मतलब इसका मतलब ये है कि जो टीचर हैं यानी कि अध्यापक हैं, उनको अपने वाचन की गति और स्वर को बनाए रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत स्पीड से बोल दिया और ख़त्म, जिससे बच्चों को समझ में ही ना आए कि टीचर ने आखिर क्या पढ़ा के चले गए। ठीक है, तो वाचन क्या होना चाहिए, उसकी उचित गति होनी चाहिए तथा उसके साथ स्वर का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को समझ में भी आए और उससे वो प्रभावित होकर उसको सीख भी सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाव के अनुसार शब्दों का बल। भाव के अनुसार ही शब्दों पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे कि शिक्षक को वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उन पर जोर देना चाहिए। जैसे कि कोई भी टीचर है, कोई अच्छी मतलब कोई कहानी सुना रहा है, तो उस कहानी में जो मेन रोल जिस व्यक्ति का है तो उस पर क्या करना चाहिए, टीचर को जोर देना चाहिए और बच्चों को ये स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विराम का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, विराम का ध्यान रखना। तो शिक्षक को वाचन के दौरान विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए ताकि छात्रों को सांस लेने और विचार करने के लिए समय मिल सके। ठीक है, तो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग टीचर्स को यानी कि अध्यापकों को बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। सूक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक बार इसको क्वेश्चन को और पढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अपनों को अच्छा ना लगने वाला, अपने को अच्छा ना लगने वाला वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, क्या है, अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अपने प्रति अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि दूसरों को भी वह व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यही है कि अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो आपको व्यवहार पसंद नहीं है वैसा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों का व पुरुषों में लिखिए। लिट लकार यानी कि लिट लकार में मैंने आपको क्या बताया, लिट लकार यानी कि भूत भविष्यकाल यानी कि भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल। तो प्रथम पुरुष में क्या है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। इसमें क्या होता है, जब लिट लकार का प्रयोग होता है तो इसकी पहचान ये होती है, ये भविष्यकाल में प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान होती है कि इसमें प्रथम पुरुष में कि इसके प्रथम पुरुष में क्या होता है, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। द्वितीय पुरुष में यानी कि मध्यम पुरुष में होता है इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। और उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में होता है इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। क्या होता है, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। प्रथम पुरुष में क्या है, भविष्यति। भू धातु में हमें देखना है, किसमें देखना है, भू धातु में इसका प्रयोग देखना है। इसको मिटा देते हैं फिर इसको हम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रथम पुरुष में भू धातु में लिट लकार का प्रयोग किस प्रकार से हो, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत। और उत्तम पुरुष में क्या होगा, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। इसको एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम पुरुष में क्या होगा, भविष्यति, भविष्यथा, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत।
भविष्यामी, भविष्यावा, भविष्यामा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भू धातु के लिट लकार के रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संस्कृत शिक्षण में शब्द कारणों का प्रयोग क्या महत्व है। संस्कृत शिक्षण में शब्द के जो कार्ड होते हैं उनका क्या महत्व होता है। कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों को में के संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं कि संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वे बच्चों को नए शब्दों और उनके अर्थों को आसानी से समझने में मदद करते हैं। कक्षा में बच्चों को पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी देने के लिए उनको चित्र के माध्यम से क्या करना चाहिए, कार्ड के माध्यम से ध्वनि का उपयोग करना चाहिए। अब हम इसका महत्व देखेंगे, शब्द कार्डों का महत्व क्या होता है। तो शब्द कार्ड का क्या महत्व होता है, सरल और आकर्षक होते हैं। शब्द कार्ड बच्चों को आसानी से शब्दों से परिचित कराते हैं तथा वे कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ आसानी से जोड़ते हैं। इनका क्या होता है, शब्द कार्ड का एक विशेष महत्व होता है, ये सरल और आकर्षक होते हैं। शब्द कार्ड के द्वारा बच्चों को आसानी से हम शब्दों को समझा सकते हैं और ये कार्ड जो होते हैं इन पर लिखा हुआ होता है, चित्र के साथ जोड़ा हुआ होता है। जैसे का से कबूतर होता है, तो का से कबूतर में यहाँ पर एक कबूतर का चिन्ह होता है, यहाँ क्या होता है, कबूतर का चिन्ह होता है। और का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द कोड, क्या हो जाएगा, शब्द। ठीक है, यहाँ पर क्या का से कबूतर होगा और बच्चों को क्या होगा, यहाँ पर कबूतर का ठीक है, कबूतर का चित्र बना दिया जाएगा। तो इससे बच्चों को बताया जाएगा ये क्या है, का से कबूतर। ठीक है, तो इसके माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, सरल और आकर्षक रूप से संस्कृत शिक्षण को सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पशु पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी। पशु पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी। तो पहला है चित्र कार्ड। प्रत्येक पशु पक्षी के लिए कार्ड बना लें जिस पर उस पक्षी या पशु का क्या हो, चित्र बना हो और उसे संस्कृत नाम के साथ ही लिखा गया हो। ठीक है, तो ये बच्चों को जानकारी देनी चाहिए कि बच्चों को संस्कृत के कार्ड में क्या करना चाहिए। अगर आपको पशु पक्षियों को सिखाना है बच्चों के लिए तो उसमें क्या करना चाहिए, पशु पक्षी का चित्र लगाने जाना चाहिए और उसमें किसी पशु पक्षी का चित्र लगाकर उसका हिंदी में और संस्कृत में भी नाम लिखकर उसको बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, फिर 11 बज गया, कैसे भूल जाए। नेक्स्ट है ध्वनि कार्ड। ध्वनि कार्ड क्या होते हैं, नेक्स्ट है ध्वनि कार्ड। ध्वनि कार्ड क्या होते हैं कि पशु पक्षियों के संस्कृत नामों का रिकॉर्ड बनाएं और उन रिकॉर्डों को क्या करें, बच्चों को क्या करें, टेप रिकॉर्डर में बच्चों को मतलब उसमें रिकॉर्ड कर लें पशु पक्षियों के नाम और बच्चों को उसको सुनाएं। ठीक है, दूसरा है मिलान। छात्रों को बहुत सारी कार्ड दे दें और उन्हें मिलान लगाने को कहें कि कौन सा पशु क्या है, उसको क्या कहते हैं, ये आप मिलान लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों को पशु पक्षियों के नामों के बारे में जानकारी के लिए क्विज कराना चाहिए तथा शब्द कार्ड का प्रयोग करके उन्हें खेल भी कराने चाहिए। खेल के माध्यम से भी आप बच्चों को कार्ड का प्रयोग करके पशु पक्षियों के नाम को सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अब हम ये जानेंगे कि पशु पक्षियों के नाम को आप बच्चों के सामने कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पक्षियों के नाम हैं। आप बच्चों को कार्ड के माध्यम से, TLM के माध्यम से, किसके, ठीक है, आप बच्चों को कार्ड यानी कि कार्ड के माध्यम से कुछ इस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे कि कबूतर को कपोता कहते हैं, संस्कृत में कबूतर को क्या कहते हैं, कबूता कहते हैं। गौरैया को चटका कहते हैं, मोर को मयूरा, कोयल को कोकिला। ठीक है, मुर्गा को कुकुट कहते हैं, तोता को शुका कहते हैं, बत्तख को बर्तक कहते हैं, मैना शारिका, हंस को हंसा कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से TLM के यानी कि आप ठीक है किसके माध्यम से, चित्र कार्ड के माध्यम से आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा देखकर और समझकर इसको बहुत जल्दी से सीख लेता है। किससे, देखकर और समझकर बहुत जल्दी से सीख लेता है। जैसे कि गाय को गौ कहते हैं यहाँ पर,
TLM के माध्यम से या फिर चित्र कार्ड के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि बच्चों ये गाय होती है जिसको संस्कृत में गौ कहते हैं, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, गौ कहते हैं। इसी प्रकार से बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं, घोड़ा को संस्कृत में अश्वा या फिर घोटक कहते हैं। क्या कहते हैं, घोटक घोटक कहते हैं। इसमें आप बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए बच्चों ये घोड़ा होता है, ये कुछ देखने में इस प्रकार से होता है और इसे संस्कृत में अश्वा कहते हैं, और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वा कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कुकुरा। कुकुरा किसको कहते हैं, कुत्ता को कहते हैं। कुत्ता को कहते हैं कुकुरा कहा जाता है। बिल्ली को मरजारी कहा जाता है, बिल्ली को मरजारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों के नाम। नेक्स्ट है पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम को आप किस प्रकार से, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ इस प्रकार से आप बच्चों को पशु पक्षी या फिर जो भी संबंधित आपके नाम हैं उनको आप चित्र के माध्यम से सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे से उनको सीख भी सकते हैं और उनमें रुचि भी रखते हैं। ठीक है, तो मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरा, कौआ काका, बगुला बक्का कहते हैं। तितली को कहते हैं चित्र पट्टगंग कहते हैं। शियार को संस्कृत में कहते हैं श्रृंगाला। क्या कहते हैं, श्रृंगाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि, तो मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि अहम को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अहम को हिंदी में कहा जाता है मैं। क्या कहते हैं, अहम को हिंदी में कहा जाता है मैं। और पुस्तकम, पुस्तकम क्या होता है, पुस्तकम क्या होता है, यह कर्म होता है और इसका प्रयोग द्विवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तकम यानी कि पुस्तक, पठामी यानी कि पढ़ता है, पठामी यानी कि पढ़ता है। जिस प्रकार से क्रिया का प्रयोग होगा उसी प्रकार से ही हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। जिस कर्ता का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार की हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, अहम के अनुसार ही क्या लगा है, पठामी लगा है। मैं के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है, मैं के अनुसार ही इसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्वम, त्वम प्रति दयाम कुरुम। क्या है, तम प्रति दयाम करू, तो क्या होगा, उस पर प्रतिदिन दया करो, उस पर प्रतिदिन दया करो। आज की क्लास में हम 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। अनुवाद को मैंने अपनी क्लास में कराया है और बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप से, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर, वहाँ मैंने DLED फर्स्ट सेमेस्टर प्रशिक्षु बैच के नाम से संस्कृत की प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसके माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिशु प्रकृत्या सरलम भवति। क्या है, शिशु प्रकृत्या सरला भवति, तो क्या होगा, इसका अर्थ होगा शिशु प्रकृतिन, तो इसका अर्थ होगा शिशु प्रकृति से सरल होता है, शिशु प्रकृति से सरल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुरुवे नमः। नेक्स्ट क्या है, गुरुवे नमः, जिसका अर्थ होता है गुरु को नमस्कार। गुरुवे नमः अर्थात गुरु को नमस्कार। क्या है, गुरु को नमस्कार। ठीक है, तो ये आपके 2016 में इसी प्रकार से अनुवाद आए थे और इनको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत का नाम लिखिए। क्या है, घोड़ा है, कुत्ता है, हिरण है, बकरी है, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। इनमें से हमें 6 शब्दों का संस्कृत में नाम लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर देखते हैं। संस्कृत में घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्वा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वा कहते हैं। घोटक भी कहा जाता है, घोड़ा को संस्कृत में घोटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं कुकुरा। नेक्स्ट कुत्ता है, कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं कुकुरा। हिरण को मृग कहते हैं, हिरण को क्या कहते हैं, मृग कहते हैं। बकरी को अजा कहते हैं, जबकि बकरा को अज कहते हैं। बकरा को क्या कहते हैं, अज कहते हैं। बकरी को अजा कहते हैं। नेक्स्ट है कोयल, कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिला। क्या कहते हैं, कोयल को संस्कृत में कहा जाता है कोकिला। क्या कहते हैं, कोकिला कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोयल को कोकिला कहते हैं। चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं। पेड़ को संस्कृत में वृक्षा कहते हैं।
पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? पेड़ को संस्कृत में कहा जाता है वृक्षा। तरबूज को संस्कृत में कहा जाता है कालिंदम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत में तरबूज को क्या कहते हैं, तो संस्कृत में तरबूज को कहते हैं कालिंदम। क्या कहते हैं? कालिंदम। नेक्स्ट है लड्डू। लड्डू को संस्कृत में कहते हैं मोदका। क्या कहते हैं? मोदका कहते हैं। अनार को संस्कृत में कहते हैं डांडिम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं? डांडिम कहते हैं। क्या कहते हैं? डांडिम कहते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2016 फर्स्ट हमने पेपर पढ़ा। 2016 में आपके 2 पेपर हुए थे, जिसमें से हमने आज इसका फर्स्ट पेपर पढ़ा और इसको हमने विस्तार पूर्वक जाना कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और उनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नई क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, या फिर हम इसके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपकी क्लासेस जो हैं संस्कृत की लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके 1 से 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है उसमें श्लोक बताने हैं आपको, और नेक्स्ट है संस्कृत की विधियाँ कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों के शिक्षण कार्य को बहुत ही सरलता और सुगमता से करा सकते हैं। ठीक है, तो इस सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जहाँ से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास से शेयर कीजिए। और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है,